नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो क्या लॉकडाउन से हारेगा कोरोना, इसमें आपका स्वागत है। और कोरोना के मामले रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं और पिछले 24 घंटे में करीब 1,70,000 नए मामले आए हैं और महाराष्ट्र में तो हालात और भी ज़्यादा खराब है। दिल्ली, यूपी समेत 16 राज्यों में स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें बैठक पर बैठक कर रही हैं ताकि कोरोना को हराने के उपाय निकाले जा सकें। वहीं महाराष्ट्र अब लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग सकता है। इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या लॉकडाउन ही सबसे बड़ा विकल्प है या फिर एकमात्र विकल्प है कोरोना को हराने का, या फिर कुछ दूसरे महत्वपूर्ण विकल्प भी हैं जिसके जरिए हम कोरोना पर काबू पा सकते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई लॉकडाउन अब बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये गवाह है 2020 में शुरू हुई उस त्रासदी की जिसका दंश देश आज भी झेल रहा है। कोरोना ने देश को एक बार फिर से उसी मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां देश 24 मार्च 2020 को था, क्योंकि ये वही तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी। लॉकडाउन, कोरोना के कारण जिंदगियों को घरों में कैद करने वाला ये शब्द आज 2021 में एक बार फिर से सुनाई दे रहा है। इसका शोर सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि यही देश का सबसे बड़ा कोरोना संक्रमित राज्य है। महाराष्ट्र सरकार पूरे राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 14 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसका ऐलान हो सकता है। सूत्रों की माने तो राज्य सरकार इस बार 14 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है। दरअसल 11 अप्रैल को राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ बैठक की। इसमें टास्क फोर्स के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से 14 दिन का लॉकडाउन लगाने की वकालत की। कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों ने कहा कि राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों को रोकने के लिए 14 दिन का लॉकडाउन लगाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि लॉकडाउन से कोरोना की चेन तोड़ने में मदद मिलेगी। अगर महाराष्ट्र को छोड़ दूसरे राज्यों की बात करें, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। इसे देखते हुए राज्य सरकारों ने लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन लॉकडाउन की तरह ही नियम लागू कर रखे हैं। दिल्ली में रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। शादियों से लेकर मेट्रो और बसों में सफर करने को लेकर प्रतिबंध है। मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने, सार्वजनिक जगहों पर थूकने को लेकर सख्त नियम है। होटल, बार, पब, थिएटर वगैरह को आधी क्षमता पर काम करने के लिए कहा गया है। प्राइवेट ऑफिस वालों को वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। छत्तीसगढ़ में भी लोगों को घरों में रहने को कहा गया है। स्कूल और शैक्षणिक संस्थाओं को 30 अप्रैल तक के लिए बंद किया गया है। पंजाब में भी रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को छोड़कर सभी शिक्षण संस्थानों को 30 अप्रैल तक बंद किया गया है। शादी और अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या को सीमित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी दूसरे राज्यों की तरह लॉकडाउन जैसे नियम लगाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। 12वीं तक के सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थाओं को अगले आदेश तक बंद रखने को कहा गया है। लॉकडाउन के डर से मजदूरों के पलायन की खबरें भी आने लगी। हालांकि महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन के ऐलान के बाद से ही कारोबारियों में जबरदस्त गुस्सा भी दिखा। कारोबारियों ने आंदोलन का ऐलान किया और सरकार के फैसले का जोर विरोध करने की बात कही। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की वकालत कर चुके हैं, लॉकडाउन की नहीं। ऐसे में भले ही सख्त लॉकडाउन की खबरों की सुगबुगाहट हर तरफ सुनाई दे रही हो, लेकिन लॉकडाउन का फैसला सरकारों के लिए आसान नहीं होगा। सवाल ये भी कि क्या कोरोना को हराने का एकमात्र उपाय लॉकडाउन ही है, क्योंकि इससे जिंदगियां भले ही कुछ दिनों के लिए घरों में कैद हो जाएं, लेकिन पिछली बार शटर गिरे दुकानों और ताले लटके ऑफिसों ने बहुत से लोगों को मुफलिसी की चौखट पर ला खड़ा किया था। ऐसे में जरूरी है कि सरकारें कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन के विकल्प तलाशें, ताकि लोगों की सांसें भी चलती रहें और घर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ बेहद खास मेहमान आज जुड़े हैं इस चर्चा में। हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत देशमुख, डीन हैं केईएम हॉस्पिटल मुंबई के। हमारे साथ डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर हैं, पूर्व डायरेक्टर ICMR NIA पुणे के। और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर अभय शुक्ला, मेंबर कोविड टास्क फोर्स पुणे के।
आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर हेमंत देशमुख साहब आपसे होगा सर, और ये सवाल मैं बहुत गंभीरता से आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या जिस तरह से अभी कोरोना के मामले बेकाबू हुए हैं पूरे देश में और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, अब लॉकडाउन की चर्चा काफी तेज हो गई है। मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या लॉकडाउन ही कोरोना की रफ्तार को रोकने का आखिरी विकल्प है? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लॉकडाउन के साइड इफेक्ट को हम लोगों ने देखा है, इकोनॉमी के खतरे को हम लोगों ने देखा है। इन तमाम बातों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि अभी भी लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प है? एक बात हमें समझनी चाहिए, आप अगर जो साइड इफेक्ट्स बता रहे हो लॉकडाउन के, वैसे ही आप एक बार ऐसे ही सोचो कि कोरोना के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कोरोना के साइड इफेक्ट्स तो काफ़ी आपको पता है कि इसमें हमेशा किसी की जान जा सकती है, और ये जो विकल्प हमारे सामने है, मिनी लॉकडाउन हो या बड़ा लॉकडाउन हो, मिनी कंटेनमेंट हो, लेकिन ये जब तक आप ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक नहीं करते हो तब तक ये महामारी बिल्कुल हमारे भारत देश से जाएगी नहीं। अच्छा, ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन का जो रास्ता है वो एक बड़ा रास्ता होगा कोरोना पर काबू पाने के लिए, और इसके जरिए हम इस चेन को तोड़ पाएंगे, इस चेन को ब्रेक कर पाएंगे। मैं अब आपसे डॉक्टर अभय शुक्ला ये पूछना चाहता हूं क्योंकि हेमंत देशमुख साहब ने साफ तौर पर यह बात कही है कि लॉकडाउन एक बड़ा विकल्प हो सकता है कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए। अभय शुक्ला जी, आप जरा बताएं कि ठीक है, लॉकडाउन तो एक विकल्प है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन अगर लॉकडाउन को टालना हो या लंबे समय तक के लिए लॉकडाउन को टालना हो, हफ्ते 10 दिन का अगर लग भी जाए लेकिन लंबे समय तक के लिए अगर टालना हो, तो उसके लिए दूसरे विकल्प आपको क्या दिख रहे हैं, और दूसरे विकल्प क्या होने चाहिए जिसके जरिए हम अलग अलग तरीके से कोरोना को काबू में कर पाए? हाँ, धन्यवाद। मैं डॉक्टर देशमुख की इस बात से सहमत हूँ कि हमको चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करना होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि लॉकडाउन जो है ये एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है, और इसको हम कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। तो जैसे अगर किसी के पैर में अगर कांटा चुभा है तो उसको आप सुई से भी निकाल सकते हैं और तलवार से भी निकाल सकते हैं। सुई से निकालेंगे तो बाकी आसपास डैमेज कम होगा, तलवार से निकालेंगे तो आसपास का कोलैटरल डैमेज ज़्यादा होगा। तो लॉकडाउन ऐसा ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि काफ़ी सारा कोलैटरल इकोनॉमिक और सोशल डैमेज भी होता है, इसका हमको अनुभव ऑलरेडी है। तो जैसा मैंने कहा कि वो लास्ट रिजॉर्ट हो सकता है, लेकिन उसके बजाय यदि हम 3 चीज़ों पे इन पैरेलल अगर सरकार और समाज मिल करके अगर फोकस करे तो शायद इस परिस्थिति से हम निपट सकते हैं। एक है कि ये जो सेकेंड वेव है इसमें कुछ खास प्रकार के एरियाज में, पुणे में, मुंबई में और शहरों में हम देख रहे हैं कि एपिडेमिक फैल रहा है। जो फर्स्ट वेव में जो स्पेयर्ड थे एरिया जहाँ पे कि एक्चुअली केसेस कम थे, उन एरियाज में एक्चुअली अभी स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है। तो और इसमें से बहुत सारे मिडिल क्लास एरियाज हैं। पुणे में 85% जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वो मिडिल क्लास सोसाइटीज़ में और कॉलोनीज में है। तो यहाँ पे अगर एग्रेसिव टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और माइक्रो कंटेनमेंट यदि होता है और ज़्यादा स्टेप अप होता है और होम आइसोलेशन ज़्यादा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होता है, और जो लोग होम आइसोलेशन में रहने की परिस्थिति में नहीं है उनको इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में इफेक्टिवली शिफ्ट किया जाता है, तो शायद ट्रांसमिशन को डैम्पन किया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, मैं जिसको कहता हूं कि द सेकेंड वैक्सीन इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी बिहेवियर चेंज। क्योंकि ये बात सही है कि लोगों के अंदर भी एक प्रकार की लापरवाही आई बीच के समय में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, और जिसकी वजह से कुछ बड़े इवेंट्स भी हुए, कुछ और भी प्रोसेसेस हुए जिससे कि ट्रांसमिशन बढ़ा। लेकिन मुझे लगता है कि राज्य सरकार की तरफ से भी और तमाम सिविल सोसाइटी की तरफ से जॉइंटली एक बड़ा कम्युनिकेशन कैंपेन होना चाहिए कि ये बहुत सीरियस सिचुएशन है, इसमें मिल करके लोगों को जो बेसिक कोविड रिलेटेड बिहेवियर है उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली उसका पालन करना होगा, और मास्किंग यूनिवर्सल होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, टोटल अवॉइडेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सुपर स्प्रेडर इवेंट्स एंड मास इवेंट्स। ये तो खैर ऑलरेडी सरकार ने इसके प्रावधान लगाए हैं।
तो ये किया जाएगा तो डेफिनेटली डैम्पन होगा ट्रांसमिशन। और तीसरा है कि वैक्सीनेशन को स्टेप अप करना पड़ेगा। और वैक्सीनेशन ऑफ कोर्स एपिडेमिक को एज सच नहीं कंट्रोल करेगा इमीडिएटली, लेकिन जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको अगर अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है तो हमारा जो डेथ्स हैं वो डेफिनेटली रिड्यूस हो सकते हैं, और ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो एपिडेमिक का कम होगा। क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन का असर यही होता है कि वो कर्व को फ्लैटन करता है, वो पूरी तरीके से परिस्थिति को एलिमिनेट नहीं करता। ये तो हमने पिछले साल भी देखा है। तो यदि हमारी हेल्थ सिस्टम भी रैंप अप होती है और वैक्सीनेशन सारे वल्नरेबल ग्रुप्स को, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा अबव 30 सारे लोगों को अगर जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन किया जाता है तो हम काफ़ी हद तक लॉकडाउन से बचते हुए, और हम इसका जो एपिडेमिक का जो एक बुरा असर है उसको हम काफ़ी मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसा मेरा सुझाव है। जी, ये ओके। तो ये आपने बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं जिसके जरिए कोरोना के संक्रमण को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। अब रमन गंगा खेड़कर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, दो अलग अलग व्यू आए हैं अब तक की चर्चा में। डॉक्टर हेमंत देशमुख साहब कह रहे हैं कि लॉकडाउन जरूरी है। अभय शुक्ला जी कह रहे हैं कि वो एक्सट्रीम कंडीशन है, अगर कांटा चुभ जाए तो निकालने के तरीके दो हो सकते हैं, सुई से भी निकल सकता है और तलवार से भी। तो आप सर सुई को पसंद करेंगे, तलवार को, मतलब किसके साथ जाना चाहेंगे? अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं, लॉकडाउन देखिए पहली बार जब लगाए थे वो इम्पोर्टेड इन्फेक्शन था, वो चाइना से आने वाला था या कहीं बाहर के दूसरे फार ईस्ट कंट्रीज से आना था, तो उसको रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना ये सही ढंग था। लेकिन जब ये सेकंड वेव आती है उसका एक मायना क्या होता है कि ये चारों तरफ फैल चुका है, फैलने की वजह से वो सेकंड वेव अभी उसकी एस्टेब्लिश हो रही है। अब जब सेकंड वेव आती है तो लॉकडाउन अगर हम लगाएं तो उसका असर उतना अच्छा नहीं होता है। उसका कारण है चारों तरफ उसके बीज जो है वो ऑलरेडी बो चुके हैं। अभी इसमें हिसाब क्या रहेगा कि हमको लॉकडाउन के सिवा हमारे पास और कुछ वेपन्स है। सबसे अच्छा वेपन अगर कुछ होगा तो हमारे लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में उसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करना है। हमको लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने के लिए आमादा करना है। तीसरी बात, हमको जहां तक हो सके कम्युनिटी को मोबिलाइज करके हम आगे बढ़े, और जो 45 इयर्स प्लस पॉपुलेशन है वो लोगों ने अगर वैक्सीन जल्द से जल्द लगा ली तो उसका असर तो हमको 1.5 महीने के बाद में दिखेगा। लेकिन वैक्सीन का असर 1.5 महीने के बाद में जब दिखना है तो हमको कम से कम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जल्द से जल्द बढ़ाने के पीछे लगना बहुत जरूरी है। लॉकडाउन सेकंड फेज में कब लगाते हैं? लॉकडाउन जब लगाते हैं जब हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर आता है कि हम लोगों को एडमिट न कर पाए। आज के जो हालात हम सुनते हैं कि ये जो हेल्थ केयर सिस्टम में बेड्स नहीं है करके सुनते हैं, उसको अभी भी कुछ ट्वीकिंग करके हैंडल करने आ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एडमिशंस क्या सही ढंग से हो चुके हैं, क्या कुछ लोगों को हम सीसीसी में रख सकते थे, क्या कुछ लोगों को हम होम आइसोलेशन में किस ढंग से मैनेज कर सकते थे। इसके ऊपर अगर हमने ध्यान दिया और वो सिचुएशन को मॉनिटर किया तो शायद अभी भी लॉकडाउन लगाने का समय नहीं आया है, हम रुक सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जब इतनी चर्चा हो रही है अभी तो लोगों ने संभल के रहना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि इसका इकोनॉमी पे इतना बुरा असर होगा कि एक पहला लॉकडाउन जो हुआ उसमें से संभलते संभलते हमको तकरीबन 6 महीने का टाइम गया। अब इस वक्त अगर ये दूसरा लॉकडाउन अगर लग जाए तो उस वक्त क्या होगा ये लोगों ने समझना चाहिए। लेकिन मुझे इन चीजों का इतना डर नहीं लगता है, क्योंकि इंडस्ट्री ने भी बहुत स्ट्रांगली चेंजेस करके प्रोटोकॉल्स बना के, अगर आज के तौर पे अगर आपने देखा तो इंडस्ट्री को इस चीज का भी पता है कि अगर लॉकडाउन लगे भी तो मैं कैसे काम करवाऊंगा, मेरा प्रोडक्शन कैसे चालू रहेगा। मुझे एक चीज पता है, अगर समझ लीजिए लॉकडाउन लगाने की नौबत भी आई तो ना तो वो सारे देश में होना है, ना वो शायद सारे महाराष्ट्र में अगर करने की नौबत आई तो सारे महाराष्ट्र में हो सकेगा। लगाना है तो ऐसी जगह लगाना पड़ेगा, ऐसे कोई जिलों में जहां हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कोप अप करने में नाकामयाब होने का डर पैदा कर रहा है। उस वक्त वो उसी इलाके में
जब तक वो लगाने की हम कोशिश करेंगे तो ही ना, और थोड़ी मोहलत इंडस्ट्री को, थोड़ी मोहलत जो लोग काम धंधा करते हैं उनके लिए करने की जरूरत आएगी, क्योंकि हम बार बार ना इसके ऊपर पैसा खर्चा नहीं कर पाएंगे कि लोगों को अब काम नहीं करने आ रहा है तो हम उसको कैसा पैसा दें, क्योंकि वो पोजीशन अभी सेकंड वेव में नहीं है और उसको संभालने के लिए और सर, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है गंगा खेड़कर जी, और इसको बहुत ही गंभीरता से देखने की, समझने की जरूरत है। जो बात आप कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब डॉक्टर हेमंत देशमुख साहब, जो दो एक्सपर्ट और हैं हमारे साथ इस चर्चा में, और उन दोनों का ये मानना है कि लॉकडाउन जल्द यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसका खामियाजा बहुत लंबा भुगतना पड़ता है आर्थिक मोर्चे पर। मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, जो बात गंगा खेड़कर जी ने कही कि यह हालत तब होनी चाहिए जब हेल्थ इंफ्रा के मोर्चे पर बहुत दिक्कत बढ़ जाए, अस्पतालों में बेड नहीं हो और तमाम तरह की दिक्कत हो। तो आप चूंकि केईएम के डीन हैं, आप बेहतर बता पाएंगे कि सर मुंबई में और अगर महाराष्ट्र के बारे में भी आप बता पाएं तो और बेटर, कि अभी हेल्थ इंफ्रा के मोर्चे पर क्या सिचुएशन है? क्या वाकई अस्पतालों में अभी जगह नहीं है, बेड नहीं है, या आपको लगता है कि जिस तरह के अभी मामले आ रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे मामले हैं कि होम आइसोलेशन में हैं, तो अस्पतालों में भर्ती उस रफ्तार से नहीं हो रही है, तो क्या हम टैकल करने के सिचुएशन में हैं महाराष्ट्र में, या आपको लगता है कि अस्पतालों के मोर्चे पर चिंता बढ़ गई है, बेड नहीं है, बाकी फैसिलिटीज अभी दिक्कत आ रही है? क्या सिचुएशन है सर ग्राउंड पे? बंबई शहर की अगर आप बात करते हो तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे कोविड सेंटर्स यानी हमारे जंबो सेंटर्स में बंबई में जितने भी हैं, वहाँ काफ़ी बेड्स अब भी वेकेंट है, और इन वेकेंट बेड्स पे कोई भी मरीज जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो या दवाई की रिक्वायरमेंट हो वहाँ एडमिट हो सकते हैं। और जब बात हम दूसरे आईसीयू की करते हैं, तभी हमारे पास 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 4 मेजर हॉस्पिटल्स है, वहाँ हम आईसीयू की जो भी सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं, वहाँ भी बेड्स वेकेंट है। अब इस दूसरी लहर में इतनी तेजी से ये लहर आ गई है कि अब 13 साल की उम्र से लेके 35 साल की उम्र तक जो नौजवान पहले वेव में नहीं बाधित हो गए थे, अब बाधित होने लगे हैं। ये जो क्लास ऑफ वर्कर्स है जो 25 से लेकर 35 तक काफी संख्या में, काफी मात्रा में अब एडमिट हो रहे हैं। और हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो हम अब 6000 कोविड बेड्स की तैयारी में ऑलरेडी जुट चुके हैं। ये 6000 जो हम कोविड सेंटर बना रहे हैं, 6000 कोविड बेड्स बना रहे हैं, वो हमारे बंबई के काफी तीनों अलग अलग सबब्स में बनेंगे। और इस कोविड सेंटर को बनाने के लिए कुछ 2 महीने का अवधि तो बिल्कुल लगेगा। इस 2 महीने के अवधि के लिए हम ये पाना चाहेंगे कि थोड़ा नियंत्रण हम कोविड के जो मामूली से फिगर थे पिछले साल, वो अब इतने तेजी से बढ़ गए हैं कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी ऑलमोस्ट फुल हो गई है कि जब तक हम हमारी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस नहीं चेंज करते, हमारी डिस्चार्ज पॉलिसी में इंप्रूवमेंट नहीं करते, हमारी जो ट्रीटमेंट पॉलिसी है उसमें से ज्यादा लोग डिस्चार्ज नहीं होते हैं, तब तक नए पेशेंट लेने के लिए, नए मरीज लेने के लिए हम जगह बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ऑक्सीजन की कमी थी, अब ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हमारे पास जो रेमडेसिविर की कमी है वो भी काफी धीरे धीरे कम हो रही है। जो ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और एक ऑक्सीजनेटेड बेड की जो कमी होती है, वो जब तक हम भर के नहीं निकालते हैं तब तक हमें और एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की काफी अवधि मिल जाता है। आप अगर जापान जैसे राष्ट्र को देखते हो, वहां 2 यानी भीड़ होती है और हमारे पास 50 यानी भीड़ होती है। आप सोच सकते हो कि जब तक हम 2 की भीड़ में नहीं घूमेंगे तब तक हमारे ये लॉकडाउन की जो रफ्तार से कोविड पेशेंट बढ़ रहे हैं, एक मिनी लॉकडाउन होना जरूरी होता है। ये जो ट्रांसमिशन होता है, ये वायरस काफी म्यूटेट होते रहता है, हमारी जो ट्रांसमिटेबिलिटी है वायरस की वो बढ़ते गई है। इसीलिए ये चेन ब्रेक करने के लिए हम यही करेंगे कि ये चेन ब्रेक करने के लिए मिनी लॉकडाउन या छोटा सा लॉकडाउन करेंगे। और ये जो हमारा जो आइसोलेशन पीरियड होता है 14 दिन का, उस 14 दिन का अगर लॉकडाउन होता है तो हम काफी विक्ट्री पा पाएंगे इस कोरोना के अगेंस्ट। डॉक्टर अभय शुक्ला जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हेमंत देशमुख साहब ने फिर कहा कि बहुत जरूरी है कि ब्रेक द चेन के लिए लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर लॉकडाउन लगाया जाए तो किस तरह का लॉकडाउन हो?
क्योंकि अगर मान लीजिए आप लॉकडाउन लगाते हैं लेकिन ट्रेनें चलती हैं, फ्लाइट्स के ऑपरेशन कंटिन्यू रहते हैं, तो भले ही आपका मुंबई या महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत कम हो जाए लेकिन बाकी जगहों पर यहाँ से फैलेगा जब लोग यहाँ से जाएंगे। सब्जी मंडियां खुली हुई हैं, एसेंशियल सर्विसेज जब आपके चालू रहते हैं तो वहां पर भी कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा रहता है। सब्जी मंडियों में अभी भी हालत देखिए आप, लोग किस तरह से झुंड में वहां पर जाते हैं। तो आखिर अगर मान लीजिए लॉकडाउन लग गया, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, कंपनियां बंद हो गई, दफ्तर बंद हो गए, वहां तो नुकसान हो गया, डैमेज हो गया, माइग्रेंट लेबर की नौकरी चली गई, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। क्या सॉल्यूशन होगा सर इसका? देखिए, एक चीज मैं पहले जोड़ना चाहूंगा, जो डॉक्टर देशमुख ने बोला, पुणे की स्थिति थोड़ी इससे अलग है। मैं अभी जो कोविड का डैशबोर्ड है उसको चेक कर रहा था। आज पुणे के अंदर 565 वेंटिलेटर बेड्स में से एक भी बेड वेकेंट नहीं है। 485 आईसीयू बेड्स हैं विदाउट वेंटिलेटर, उसमें एक भी बेड वेकेंट नहीं है। यानी कि आज अगर किसी पेशेंट को इस समय आईसीयू या वेंटिलेटर बेड की जरूरत पड़ती है तो देयर इज नो बेड अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द डैशबोर्ड। 5000 ऑक्सीजन बेड्स हैं, उसमें सिर्फ 45 बेड्स इस समय वेकेंट है, which is less than 1%. 99% of the oxygen beds are full. So definitely the healthcare infrastructure is right now at a critical level, in Pune at least I can say. तो ये बात तो हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और इसको लेके मुझे लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर में और वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स कैसे ऑब्टेन किए जा सकते हैं और उनको एक्सपैंड किया जा सकता है, इसके ऊपर अर्जेंटली काम करने की जरूरत है। क्योंकि नहीं तो some people will face a situation where they will not get critical care. ये कम से कम पुणे की अभी की सिचुएशन है। ये तो इसलिए the situation is definitely serious. It is not a very minor problem. Coming to the issue of lockdown, जो पहले बात हो चुकी है, डॉक्टर गंगा खेड़कर ने भी उस बात को रखा है, तो very effective and aggressive micro containment and containing areas where there are higher levels of transmission or numbers of cases in a decentralized way across the state, including in cities like Pune, Mumbai and Nagpur, जहाँ पे सबसे ज़्यादा cases हैं, ये अगर हम करते तो हम डैम्पन कर पाएंगे, यानी कि हम कुछ हद तक ट्रांसमिशन को कम कर पाएंगे, उसका जो वेव है उसको हम फ्लैटन कर पाएंगे। पूरी तरह से तो नहीं रुकेगा, लेकिन कम से कम जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बार में आने वाला बड़ा बोझा है उसको हम एक हद तक हम कम कर पाएंगे। तो ये एक मुख्य साधन होना चाहिए। और दूसरा है कि किसी भी प्रकार के कॉन्ग्रीगेशंस पूरी तरीके से अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि वो चाहे शादियों में हो, चाहे पॉलिटिकल इवेंट्स हो, सोशल इवेंट्स हो, वहाँ पे ट्रांसमिशन होता है बड़े स्तर पे। ये क्लियरली इसका अनुभव है। दिसंबर जनवरी में ऐसा हुआ और उसकी वजह से सेकेंड वेव में कंट्रीब्यूशन हुआ, तो उसको पूरी तरीके से हमें प्रिवेंट करना होगा। लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन भी होना होगा और सरकार को भी ज्यादा इफेक्टिव और कंटिन्यूस कम्युनिकेशन लोगों के साथ करना होगा। मुझे लगता है यदि ये किया जाता है तो हमको एक प्रयास करना चाहिए कि बिना लॉकडाउन की ये सिचुएशन कंट्रोल हो। और जैसे डॉक्टर गंगा खेड़कर ने कहा कि लॉकडाउन क्यों काम करता है, एक्चुअली इसके बारे में भी थोड़ा और समझने की जरूरत है। So when there is a very clear-cut situation that there is an infection coming from outside and all stopping of all types of human interaction will dampen the transmission, तो वहाँ पे लॉकडाउन का एक महत्व है। जहाँ पे ऑलरेडी इतने लार्ज स्केल पे कम्युनिटी बेस्ड ट्रांसमिशन है, वहाँ पे शायद कुछ असर होगा लेकिन उसका कोलैटरल डैमेज ज्यादा होगा, ऐसी मुझे तो संभावना लग रही है। तो इसलिए ये सारी बातों को ध्यान में रखे हुए ही मुझे लगता है कि ये नॉन लॉकडाउन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम सब ने देखा है। जी ओके, ये बहुत जरूरी है कि जो बाकी कंटेनमेंट मेजर्स हैं उनके ऊपर फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है। लॉकडाउन का खामियाजा हम सब ने देखा है, किस तरह से लोग सड़कों पर आए हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां गई हैं, आर्थिक हालात कितने खराब हुए हैं। देशमुख साहब, मैं आपसे एक बार फिर से पूछना चाहता हूं सर, चूंकि आपने कोविड के मामले पर लगातार आपने नजर रखी है, आप जरा एक चीज बताएं, क्या इस तरह का कोई रिसर्च आप लोगों ने किया है या कुछ फाइंडिंग है क्या आपके पास कि अचानक से दूसरी जो वेव आई है इसमें रफ्तार बहुत तेज हो गई है? मतलब हम अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि अगले दिन कितना नंबर आएगा कोरोना का। बहुत तेज रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, दुनिया में हम नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। तो क्या ये कहा जाए कि जिस रफ्तार से भी कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या इसकी कोई गुंजाइश है, संभावना है कि इसी रफ्तार से कम होने जब शुरू होंगे तो रफ्तार वही इसी तरह से तेज होगी, रफ्तार कम होने की? क्या वजह क्या है कि रफ्तार बहुत तेज हो गई है? अभी आपने सभी दर्शकों को भी पता है
कि कोरोना क्यों बढ़ता है। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जापान में 2 यानी भीड़ हो जाती है और कोरोना वायरस कोई जो बॉर्डर होती है या जो किसी की शहर की जो सीमा होती है या कोई राज्य की सीमा होती है उसे पार कर सकता है। इसका मतलब यही होता है कि हमें माइक्रो कंटेनमेंट करने की काफी जरूरत आ चुकी है। हम जब भी एक शहर में माइक्रो कंटेनमेंट करते हैं या एक बड़ा लॉकडाउन लाते हैं तो हर एक फैमिली एक प्रकार का बायोलॉजिकल एक बायो बबल जैसे बन जाता है। अगर हम एक बायो बबल के अंदर रहते हैं, एक फैमिली पूरे एक समिट रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो हमारा जो ट्रांसमिशन का जो पावर रहता है वायरस का वो पूरा बंद हो जाता है और फिर ये वायरस ट्रांसमिटेबल नहीं होता है। अगर हम पूरा 2 दिन से लेके 15 दिन तक उसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड है तब तक हम माइक्रो लॉकडाउन या मिनी लॉकडाउन कहते हैं हर एक जोन में करते हैं, तो उसका मतलब यही होगा कि हमारी वायरस बॉर्डर्स या सीमा क्रॉस नहीं करेगी। हमारी घर की सीमा हो या हमारी सोसाइटी की सीमा हो, अगर वो पार नहीं करती है तो हम बिल्कुल इस कोरोना वायरस पे काबू ला सकते हैं। ओके, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। लेकिन रमन गंगा खेड़कर जी, आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये होगा कि आपने बहुत सारे उपाय बताए कि कैसे कोरोना पर काबू पाया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर मान लीजिए महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगता है तो क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि अगर कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाता है तो हम चेन को ब्रेक कर पाएंगे, या आपको तब भी भरोसा नहीं है कि कंप्लीट लॉकडाउन भले ही लग जाए लेकिन उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा नहीं? छोटा जवाब सर, वक्त कम है। इनको ब्रेक डाउन करने की जो कल्पना है वो सिर्फ कल्पना ही है। नहीं, एक ढंग से मैं सिर्फ बोलता हूँ, हमको ये मालूम रहना चाहिए लोग जब घर में बैठते हैं तो घर में ट्रांसमिशन होने की जो रिस्क होती है वो बाहर घूमते हुए लोगों के साथ में जो ट्रांसमिशन होता है उससे कई गुना ज्यादा होती है। जब ये सिचुएशन होगी तो आप अगर लॉकडाउन लगा दे तो उसकी संख्या तो कम नहीं होना है इन्फेक्शंस की, वो तो इनिशियल पीरियड में आपको और ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम लॉकडाउन लगाए तो एक ही टेम्पररी यानी लोकल लेवल पे लॉकडाउन अगर लगाए तो वही जो एक ही स्ट्रैटेजी बन पाएगी। अगर वो जरूरी है तो उस एरिया में अगर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरवेल्म हो गया तो उस वक्त हमको सिर्फ टाइम बाय करने के लिए कि वो इतने लोगों को ना लगे ना कि जो जिसकी वजह से हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होगा, हमको थोड़ा ये सोच समझ के दीज आर ऑप्शंस चॉइसेस। ये बहुत आसान डिसीजन नहीं है लॉकडाउन लगाना, ये कहने के लिए भी आसान नहीं है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, कारण कि सिर्फ कहने के लिए लॉकडाउन लगाना नहीं होना चाहिए और लॉकडाउन से ही कंप्लीटली हम कोरोना पर काबू पाएंगे ये कहना मुश्किल है। ये आप लोगों ने बहुत मजबूती से यह बात कही है। अलग अलग राय निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन को लेकर के, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच है कि लॉकडाउन का जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होता है। नौकरियां जाती हैं, लोग सड़कों पर आते हैं, बिजनेस लोगों का चौपट होता है, तो उसका जो कोलेटरल डैमेज है जिसको हम बोलते हैं, जो साइड इफेक्ट बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो काफ़ी सोच समझ कर इसके ऊपर फैसला होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।